आज की हमारी गेस्ट हैं नूपुर शुक्ला, जो माइक्रोसॉफ्ट में काम करती हैं। नूपुर ने आईआईटी रुड़की से एमसीए की डिग्री हासिल की है। उन्होंने एमसीए एंट्रेंस एग्जाम निमसेट में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की थी। नूपुर एक अच्छी प्रोग्रामर होने के साथ साथ एक अच्छी टीचर भी हैं। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक हीप के माध्यम से डेटा स्ट्रक्चर के कई कॉन्सेप्ट सिखाए हैं। स्कूल के समय से ही उन्होंने पढ़ाई को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि उन्होंने एमसीए एंट्रेंस एग्ज़ाम में शानदार प्रदर्शन किया। अक्सर स्टूडेंट्स उनसे एग्ज़ाम क्रैक करने के टिप्स जानना चाहते हैं और ए ग्रेड कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फेसबुक, इनमें कैसे सेलेक्ट हुआ जा सकता है, इसके बारे में टिप्स लेना चाहते हैं। आज हमारा मकसद होगा कि हम नूपुर से जानें कि किस तरह बड़ी कंपनीज में जॉब के लिए तैयारी की जाए। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे हर बार हम लोग वेबकास्ट में एक एक्सपर्ट को शामिल करते हैं हमारे साथ इस डिस्कशन में, और आज की गेस्ट हैं नूपुर शुक्ला, जो माइक्रोसॉफ्ट में काम करती हैं। पिछले 2 साल से माइक्रोसॉफ्ट में हैं, आईआईटी रुड़की से पास आउट हैं, और आपके लिए उन्होंने कुछ कोर्सेज भी बनाए हुए हैं जिसको आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। उनका खुद का भी यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आज हम उनसे बात करना चाहते हैं कि प्रोग्रामिंग स्किल को कैसे डेवलप किया जाए फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस लेवल। तो सबसे पहले तो वेलकम नूपुर शुक्ला। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है आपसे वो ये है कि प्रोग्रामिंग आपने सबसे पहले कब सीखना स्टार्ट करी? ओके, प्रोग्रामिंग मैंने एक्चुअली सबसे पहले 9th में आपने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था, अगर आपको याद हो। आपने मुझसे एक इवन ऑड का प्रोग्राम बनाया था, तो तब से मैंने चालू किया था, बट थ्योरी ज्यादा की और प्रैक्टिकल कम था इनिशियली। फिर जब बीएससी किया, उसके बाद मैंने एमसीए किया। एमसीए में स्टार्टिंग से मैंने थ्योरी के साथ साथ काफी टाइम प्रैक्टिकल को दिया। सो दैट वाज द डिफरेंस जो मैंने किया। पहले सिर्फ थ्योरी बुक्स हम पढ़ते थे, उसके बाद मैंने चालू किया कि मैं प्रैक्टिस करती हूँ इसकी। तो वो एक चेंज लेके आई मैं। तो आपने रियल प्रैक्टिस जो स्टार्ट करी वो एमसीए के दौरान करी? राइट, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर अगर मैं कहूँ तो मैंने थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दिया। ओके, तो कौन सी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो आपने लर्न करी थी? इट वाज सी से मैंने चालू किया। सी के बाद C++ सीखा, क्योंकि ऊप्स कॉन्सेप्ट आना भी बहुत जरूरी है। राइट, सी आप सीख लेते हैं, पर उसके बाद अगर आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट नहीं आते तो दैट इज समथिंग मिसिंग। तो सी के बाद मैंने C++ किया, सी देन C++। तो जो शुरुआत करते हैं पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यूजुअली लोगों की सी लैंग्वेज रहती है, लेकिन सीखने के समय स्टूडेंट्स अक्सर आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनकी प्रोग्रामिंग स्किल उतनी अच्छी नहीं रह जाती। एक बात तो आपने बातों बातों में कही थी कि हम थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, प्रैक्टिस कम करते हैं, तो फिर वो स्किल उतनी डेवलप नहीं हो पाती। आपने बाद में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल पे एम्फसाइज किया, तो उसका आपको बेनिफिट मिला। इसके अलावा और क्या बात आपको लगती है जो बिगनर गलतियां कर देते हैं? तो इसका मैं यही कहूंगी, मेन चीज तो यही होती है कि हम बुक को 10 बार रीड कर लेते हैं। वही ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है, इफ एल्स तक पहुंचते हैं या मैक्सिमम लूप तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कभी नहीं आता। जैसे C++ की अगर मैं बात करूं, वहां पे भी लोग लूप पे रुक जाएंगे, उसके बाद उन्हें टफ लगेगा। जैसे ही क्लासेस इंट्रोड्यूस होता है, दे स्टॉप देयर इटसेल्फ। उसके बाद क्लासेस, इनहेरिटेंस, ये सारे टॉपिक हम छोड़ देते हैं, क्योंकि वो हमें टफ लग रहे होते हैं। हम उसके लिए और प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो ये एक मिस्टेक है कि आप कई बार चालू करोगे और वहां पे जाके रुक जाओगे। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कोर है उस लैंग्वेज का, वो आप पढ़ ही नहीं रहे हो। तो ये एक मिस्टेक है जो मैंने देखा है कई बार लोग करते हैं। तो यानी तो प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब कोई प्रैक्टिस करता है, कई बार स्टूडेंट्स को आपने कहते हुए सुना होगा कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमारे लॉजिक फिर भी इंप्रूव नहीं हो रहा है। दैट मीन्स वो टाइम तो दे रहे हैं लेकिन शायद उनके अप्रोच में मिस्टेक है। ऐसा हो सकता है? ऐसा तभी होता है जब आपकी प्रैक्टिस में कमी है। दैट इज द ओनली थिंग। अगर आप प्रैक्टिस उस लेवल की नहीं कर रहे हो, जैसे मैंने आपको कहा, आप रिपीटिवली सेम चीज किए जा रहे हो, कुछ नया उसमें ट्राई नहीं कर रहे हो। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि ब्रेथ फर्स्ट रिवर्सल मेरी फेवरेट है। क्यों? पहले पूरा ब्रेथ कवर करो, है ना? क्या क्या चीजें हैं उस लैंग्वेज में, सारी चीजें एक बार गो थ्रू करो।
हम्म। उसके बाद जिसमें आपको डेप्थ में जाना है उसमें जाओ। उसके बाद डीप में जाओ, सही है। एग्जैक्टली हम्म। तो एक बार जल्दी से जितना भी आपका सिलेबस है, जितना भी आपको लग रहा है इस लैंग्वेज में आपको आना चाहिए, आप हम्म। पूरा एक बार गो थ्रू कर लो, है ना, जिससे ये आप बहुत रिपीटेड। अच्छी टिप आपने दी है कि किसी भी चीज को अगर आपको सीखना है तो ये मत सोचो कि उसको एक बार, पहली बार जब हम पढ़ रहे हैं तभी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लें, बल्कि इसका उल्टा हमें करना चाहिए कि पहली बार हम थोड़ा जल्दी से कर लें और जिससे फिर आपको उसको सब सेकंड पता टाइम, चल जाए। थर्ड टाइम, यस। राइट, यस, एग्जैक्टली। आपको जिससे ओवरव्यू आपको मिल सारे जाता टॉपिक्स एक ओवरव्यू मिल गया है और फिर है। आपको पता है कि किस में मुझे और ध्यान देना है, किस में मुझे और ज्यादा प्रैक्टिस करना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं ब्रेड फर्स्ट ट्रैवर्सल की फैन हूँ। हर चीज हम्म। में पहले ब्रेड फर्स्ट ट्रैवर्सल लगाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही है। और मैंने ये भी देखा है कि जब कोई प्रैक्टिस करता है तो दो तीन बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक करता है। सबसे पहले तो ये कि वो प्रॉब्लम को ठीक से समझता नहीं है, इसलिए वो परेशान रहता है। कोई कहता है कि मैंने हम्म 1 घंटे से प्रॉब्लम को ट्राई कर रहा हूँ लेकिन उसके बाद भी वो सॉल्व नहीं हो रही है। लेकिन उसका एक रीजन ये होता है कि उसे प्रॉब्लम ही गलत समझ में आई है। जैसे मैं अक्सर एक सवाल देता हूँ कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स। तो जब मैं बोलता हूँ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स, तो कई लोग उसे पहले 10 ना प्रिंट करके 10 के अंदर वाले जितने ऑड नंबर है वो प्रिंट कर देते हैं, ओके। लाइक 1 3 5 7 9। राइट। तो एक्चुअल में उन्हें सवाल ही समझ में नहीं आया, इसलिए उनका जवाब गलत हो गया। तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि पहले तो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, राइट। उसके कारण आपका टाइम खराब हो रहा है। और सेकंड नंबर पे जो भी आपने लॉजिक बनाया है, गलत है सही है, आप उसको मैनुअली ट्रेस करिए। अगर आप मैनुअल, आप सीधे कंप्यूटर पे बना देते हैं और कंप्यूटर पे उसको रन करके देखते हैं, तो एक्चुअल में जो ब्रेन को एक्सरसाइज करना थी वो तो हो ही नहीं पाई। राइट। वो तो देख ही नहीं पाया कि आपने भाई। कंप्यूटर को एक्सरसाइज करवा दी, आपने ड्राई यस। रन नहीं किया। यस। और आपको वो एक्सरसाइज से ही आपकी ब्रेन की ट्रेनिंग होनी थी। लोगों राइट। को ये लगता है कि उस प्रॉब्लम का आंसर आ गया तो उनका काम खत्म हो गया। वो ये नहीं समझते हैं कि हम ये प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं ताकि ब्रेन एक्सपीरियंस करे और सोचना सीखे। तो उसके लिए जरूरी है कि वो खुद चीजों को समझे, ना कि वो कंप्यूटर एग्जैक्टली। से करवा लें और फिर कंप्यूटर बोले कि ये गलत है तो हम जाके उसको करेक्ट कर रहे हैं। तो और मेरे ये ख्याल भी से जब भी आप कोई नई प्रॉब्लम करते हैं, एक तरीके हम्म, से एक नया डायमेंशन आपके लिए ओपन हो रहा है। बिल्कुल। आपको कोई एक नया तरीके का लॉजिक आ रहा है जो आप हम्म। शायद कहीं आगे जाके कई क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाए। हम्म। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर क्वेश्चन पे प्रॉपरली ब्रेनस्टॉर्म करें। हम्म। नहीं बनता है दैट इज फाइन, पर क्या आपने ब्रेनस्टॉर्म किया, क्या आपने मेहनत की उसे सॉल्व करने की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात मैं अभी हमेशा बोलता हूँ कि आंसर क्या आ रहा है इससे इतना मतलब नहीं है, जितना कि आप उस पर कितना टाइम दे रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, कितने वेरिएशन से उसको सोच रहे हो, आपने कितना उस पर एग्जैक्टली। एफर्ट्स डाले, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राइट। तो आपने जब अपनी प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करी तो आपने जब आप एमसीए कर रहे थे फर्स्ट सेमेस्टर में, आपने प्रोग्राम्स बनाना स्टार्ट किए, तो आपने कितने प्रोग्राम्स लगभग एक टेंटेटिव बना लिए होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में? ओके। फर्स्ट सेमेस्टर में मैं कहूँ तो मैं एक्चुअली C++ लर्न कर रही थी, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस मैंने की थी। हम्म। जैसे ही मेरा सेमेस्टर एंड हुआ, मुझे समझ हम्म। आ गया कि मुझे प्रोग्रामिंग पे काफी वर्क करना है। सीनियर्स से हम्म। भी यही गाइडेंस मिला कि आपका प्रोग्रामिंग इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। हम्म। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आप कोडिंग कर सकते हैं। मैंने हम्म। अभी मैं शायद कल ही देख रही थी, मैंने हम्म। 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए लगाए थे। 100 क्वेश्चंस जो कि सेम नहीं थे, सब में कुछ डिफरेंट लॉजिक था। ऐसा हम्म। नहीं कि सब में एक ही तरीके का लॉजिक लग रहा है। जब हम्म। एक तरीके के 3 4 क्वेश्चंस किए, फिर दूसरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाई जिसमें कुछ और लॉजिक लग रहा है। हम्म। तो इस तरीके से मैंने 100 क्वेश्चंस अराउंड, जब मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के बाद जो वेकेशन मिलता है उसमें किए थे। तो इट वाज एक अराउंड एक 100। स्टूडेंट ये भी गलती करते हैं कि बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। अभी वो क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, कुछ 10 15 मिनट तक नहीं बना तो उन्होंने उसको गिव अप कर दिया और उसका सोल्यूशन देख लिया। मेरे ख्याल से इससे कभी भी उनको बेनिफिट होने वाला नहीं है। एग्जैक्टली। तो आपने करीब 100 प्रॉब्लम्स करी, और उसके बाद फिर आपने लेवल बढ़ाने के लिए और क्या किया? किस तरीके से आपका प्रोग्रामिंग का स्किल डेवलप हुआ? ओके। सो जो मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात की, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ चैलेंजेस होते हैं। मंथली चैलेंज होते हैं, हम्म। कई बार शॉर्ट ड्यूरेशन के चैलेंजेस होते हैं, 3 आवर्स के। यू आर तो मैं टॉकिंग उनमें अबाउट पार्टिसिपेट, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, जिसमें मैं हम्म। अभी और आपको बताऊंगी कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होता क्या है। हम हम्म। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो मैंने हम्म। वही चालू किया। मैं जितने भी चैलेंजेस होते थे उनमें पार्टिसिपेट करती थी और कोशिश करती थी कि जो उसके मिडिल लेवल के क्वेश्चन है वो भी मुझसे बन पाए। इतना हम्म। लेवल हो गया था कि लोअर लेवल के जो क्वेश्चन है इजी,
केक वॉक क्वेश्चंस जो बोलते हैं, वो मुझसे बनने लगे थे। फिर उस लेवल को बढ़ाने के लिए मैंने मीडियम लेवल के क्वेश्चंस पिक करना चालू किए, और जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनमें मीडियम लेवल मार्क्ड होता है, तो हम इजीली चूज कर सकते हैं कि अब मेरा इजी लेवल क्लियर हो गया है, अब मुझे मीडियम लेवल पे जाना है। तो इस तरीके से मैं आगे बढ़ती गई उसमें। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, कई सारे स्टूडेंट्स मेरे को कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हमने करना स्टार्ट किया कोई सी भी XYZ वेबसाइट से, तो वहां पे वो डिप्रेस हो गए, उनसे सवाल बन नहीं रहे हैं। एग्जैक्टली। क्या हम ऐसा सोचें कि इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को करने के लिए एक प्री रिक्वेस्ट है कि भाई ये लेवल स्टूडेंट का होना चाहिए, इतना उसे बनना चाहिए, इसमें कंफर्टेबल होना चाहिए, उसके बाद ही उसको स्टार्ट करना चाहिए? ओके, तो पहले हम बात करते हैं एक्चुअली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है क्या, वहां से शुरुआत करते हैं। प्रोग्रामिंग हमें पता है ना, हमें कोई भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है, हमें उसे सॉल्व करना है। अब ये कॉम्पिटिटिव वर्ड क्या बोल रहा है? कॉम्पिटिटिव मतलब आपको कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए हैं कि इतने टाइम में ये प्रॉब्लम जब रन हो रही है तो इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। जैसे कि 1 सेकेंड आपको दिया है टाइम लिमिट, तो इसमें जब आप रन कर रहे हैं, उसके जो भी टेस्ट केसेस होंगे जब वो रन होते हैं, तो 1 सेकेंड में उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग में डिफरेंस। अभी ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की कोई बहुत बड़ी प्री रिक्वेसिट्स है। ओनली प्री रिक्वेसिट कि आपको कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए, जिस पे मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चे इस लेवल पे आ चुके हैं कि उन्हें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है या वो सीख रहे हैं। जैसे सी हुआ या C++ लैंग्वेज हुआ, ये सबको आती है बेसिक। अब उसके बाद आता है कि आप क्वेश्चंस जाके आप लगाना स्टार्ट करते हैं। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ले लीजिए, आप उस पर जाके लगाना स्टार्ट करते हैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, सॉल्व करते जाएंगे, आपको अपने आप पता चलेगा कि अब मुझे नेक्स्ट क्या पढ़ना है। फिर भी अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि प्री रिक्विजिट क्या होता है, तो मैं कहूंगी कि आप सॉर्टिंग और सर्चिंग सबसे मिनिमम है। इनकी सारी एल्गोरिदम्स पढ़ लीजिए। सर्चिंग के लिए कौन कौन सी पढ़ेंगे? लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च। अगर आपको नहीं भी आ रही हैं ये एल्गोरिदम्स, तो अभी जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की सीरीज चल रही है, इसमें जो नेक्स्ट 2 वीडियोस आने वाले हैं वो लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के अराउंड है। ये हो गया। दूसरा, सॉर्टिंग की जितनी भी एल्गोरिदम्स होती हैं आपकी, बकेट सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, काउंट सॉर्ट, ऐसे बहुत सारी सॉर्टिंग की टेक्निक्स होती हैं, तो आप वो सब पढ़िए। तो एकदम अगर आपको आज से स्टार्ट करना है और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं सबसे पहले क्या पढूं, तो मैं कहूंगी आप सॉर्टिंग और सर्चिंग पढ़िए। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप सबसे पहले उनसे स्टार्ट कीजिए। तो आप वो एक कॉन्फिडेंस गेन कर लेंगे कि कैसे मैं स्टार्ट करूं और मुझसे क्वेश्चन बन रहे हैं, वो सारे आप, वो एक लेवल आपका क्लियर हो जाएगा, तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ेंगे। ये भी एक एडिक्शन है। अगर आपको बनने लग गया ना, तो आपको उसका एडिक्शन हो जाता है और आपको लगता है कि ठीक है, अब मैं और प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। ओके, तो जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की साइट्स हैं, वहां पर आप बोल रहे हैं कि क्वेश्चंस जो होते हैं वो बाइफरकेट करके, क्लासिफाई करके रखे होते हैं कि कोई इजी लेवल पर है, मिडिल लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे, फिर थोड़ा एडवांस लेवल पर है। तो टैगिंग होती इनिशियली है, बेसिकली टैगिंग यूज करते हैं। आप यस, टैग सर्च कर सकते हो, सर्च का ऑप्शन सारे कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पे है। मतलब इस क्वेश्चन में कौन सी अप्रोच यूज हुई थी, वो उसमें मार्क्ड रहता है। तो जब भी आप सर्च करते हैं, जैसे आपने ग्रिडी एल्गोरिदम पढ़ा और आप सर्च करते हैं ग्रिडी एल्गोरिदम, तो जिन जिन क्वेश्चन में वो टैग होगा, वो सारे क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे वहां पे और आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये तरीका बहुत अच्छा है कि हमने आज अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज पढ़ी है, हमने सर्चिंग पढ़ी है या सॉर्टिंग पढ़ी है, तो हम कोशिश ये करें कि हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में वही सवाल लगाएं जो उस टॉपिक से रिलेटेड है। तो उस टैग के थ्रू हम सर्च कर लेंगे, और बिल्कुल सही है। इससे इससे ये रहेगा कि हमारा जो डिप्रेशन होता है कि भाई हमने रैंडम क्वेश्चन उठाया, वो बिल्कुल नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि हमने वो चीज पढ़ी ही नहीं है, इसलिए नहीं बन रही है। तो एक और चीज होती है, जब आप किसी भी क्वेश्चन को देखेंगे तो उसके साइड में उसकी एक्यूरेसी लिखी होती है। मतलब कितने लोगों ने सबमिट किया और उसमें से कितने लोगों का आंसर सही हुआ। तो वो भी आप देख सकते हैं कि जिनकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, वो वाले पहले सॉल्व कर लें। ओके, हाँ, तो कि ये तो बहुत 90% अच्छी। लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया था, तो आप भी कर हाँ, लेंगे, बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके। ओके, तो इससे आपका स्कोर भी बेटर होता जाएगा। एग्जैक्टली। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी टिप है। तो जो लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अभी करना शुरू कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी टिप है कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस वहां पर पिक करने चाहिए। इससे वो क्वेश्चंस आपके बनेंगे भी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सीधी सी बात है, आपको अगर क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो आप डिप्रेस होते हो, क्वेश्चंस बनते हैं तो आप
फायदा होता है, आप मोटिवेट होते हो। अच्छा, ये बात तो तय है, जैसे आपने टॉपिक्स के भी नाम लिए, सर्चिंग, सॉर्टिंग वगैरह की बात करी है, ग्रीडी एल्गोरिथम है, डायनेमिक प्रोग्राम, ये सब चीजें बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर है। तो क्या हम ये माने कि सी, सी प्लस प्लस एंड डेटा स्ट्रक्चर जी, इतना बेसिक सब लोगों को कर लेना चाहिए, उसके बाद कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कायदे से उन्हें स्टार्ट करना चाहिए? हालांकि बहुत करेक्ट, सिंपल क्वेश्चन, वो इसके पहले भी कर सकते हैं, लेकिन सही मायने में फायदा उन्हें तभी मिलेगा जब इतना ये कर लेंगे। तो इसको हम प्री रिक्विजिट मान लें। करेक्ट, करेक्ट। डेटा स्ट्रक्चर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। इससे आपको ये पता चलता है कि डेटा को ऑर्गेनाइज करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, हम्म। राइट? आपको जब हम्म। डेटा दिया जाएगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, आप क्विकली समझ सकते हो, अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर आता है, कि इसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। इस डेटा हम्म। को एरे में रखना है, या इसका एक लिंक लिस्ट बनाना है, या ये हिरार्किकल रिलेशनशिप है तो इसका ट्री बनाना है, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है। हम्म। तो हाँ, अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स का बेसिक नॉलेज है तो आपको ये काफी हेल्प करने वाला है। ओके। बेसिक से मेरा मतलब है सारा, जितने भी आपके डेटा स्ट्रक्चर हैं उनमें आप ये ऑपरेशंस देख लो कि कैसे होंगे, कौन कौन से, इंसर्शन, डिलीशन, फाइंड करना है, कुछ सर्च करना है तो कैसे करेंगे। सारे डेटा स्ट्रक्चर लो और सब में ये 3-4 ऑपरेशन करके देख लो, तो ये आपका बेसिक पूरा कवर हो जाता है। एडवांस डेटा स्ट्रक्चर आप बाद में कर सकते हो, पर ओके। इतना बेसिक आप कर लोगे तो काफी हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो हम अगर एक स्टूडेंट के लिए गाइडेंस प्रोग्राम अगर बनाए, एक प्लानर उनके लिए बनाए, तो मैं एक समझ पा रहा हूँ कि सबसे पहले 1 साल का प्लान बनाए। ये पूरा ओके, 1 साल में क्या होगा कि पहले आप पढ़ें सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज पढ़ने में आपको 1 महीना लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, क्योंकि वो आपकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और उसके दौरान आप कम से कम 150 प्रॉब्लम्स, बेसिक प्रॉब्लम्स कर लें, कम से कम 150 के आसपास प्रॉब्लम्स कर लें जो आपने खुद से पर उनमें बनाई। वेरिएशन हो, उसमें राइट? जब वेरिएशन आप होने चाहिए, सारे वेरिएशन टॉपिक्स कवर हो जाने चाहिए, और कवर, कम से कम ये कि आप सिंटेक्स में कंफर्टेबल हो चुके हैं। हम्म, उसके बाद आप सी प्लस प्लस करें, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ जाएंगे, तो प्रोग्राम बनाने की एक अलग अप्रोच भी आपको पता चल जाएगी। एंड राइट, तीसरे नंबर पे आप डेटा स्ट्रक्चर को हम 2 पार्ट्स में ब्रेक कर ले रहे हैं, एक जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है और जो दूसरा एडवांस डेटा स्ट्रक्चर है। तो जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है वो आप कवर कर लें, और उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इतने सब में 5-6 महीने लग जाएंगे, और उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ड्यूरिंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जब आप कर रहे हैं और धीरे धीरे करके आप अपने लेवल को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वहां पे जब क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा, देन यू विल रियलाइज कि आपको एडवांस डेटा स्ट्रक्चर करने की अब जरूरत पड़ रही है। तो राइट, फिर उस समय आप एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, मतलब हम ये सोच सकते हैं कि 1 साल में बंदा तैयार हो सकता है। एग्जैक्टली। ओके। तो अब सीधी सी बात करें कि ये सब वो कर क्यों रहा है। वो कर रहा है कि उसकी ड्रीम कंपनी में जॉब लग जाए, एक वन ऑफ द मेजर रीजन, कि ड्रीम कंपनी में जॉब लग जाए। और ऐसी कंपनीज के बारे में हम जानते हैं, हम गूगल की बात करें, आप खुद माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रही हैं, अमेजॉन की बात करें, फेसबुक की बात करें, जो भी इस लेवल की कंपनीज हैं जिनके पैकेजेस बहुत हाई रहते हैं, जिसमें वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, इनमें जाने के लिए वो जो कैंपस रिक्रूटमेंट उनका होता है, जो पूरी इंटरव्यू प्रोसेस है, उनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, उसमें वो जो टेस्टिंग करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, उसकी तैयारी कैसे की जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने खुद ने माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू निकाला हुआ है। राइट, तो इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज, आप जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, जब आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना, तो आप शुरू के 1-2 राउंड के लिए अपने आप प्रिपेयर हो जाते हैं। हम्म। क्योंकि हमेशा आजकल आप किसी भी कंपनी में जब जॉब के लिए जाते हैं तो फर्स्टली आपका ऑनलाइन राउंड होता है। ऑनलाइन राउंड में लिमिटेड टाइम होता है, मान लीजिए 1 घंटा होगा, 1.5 घंटा होगा। उसमें हम्म। आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, कुछ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना होते हैं। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो पहली बात, आप उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। उसके बाद किसी भी, आजकल प्रोजेक्ट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि आप किस तरीके के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। हम्म। अब वो जमाना गया जब आप बोलते थे कि मैंने कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया है, हम्म। ये हो गया, नहीं। आजकल बहुत सारी चीजें हैं। कुछ एक अच्छी रियल लाइफ प्रॉब्लम आपने सॉल्व की हो, कुछ ऐसा आप प्रोजेक्ट कीजिए, एक नहीं बल्कि 2 से 3 प्रोजेक्ट्स कीजिए। हम्म। तो ये दो चीजों का जब बैलेंस होगा ना, कि आपको प्रोजेक्ट भी आते हैं और आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी आती है, ठीक है, आप दोनों में एवरेज हैं तो भी चलेगा, पर ये दोनों जरूरी हैं। अगर आप ये दोनों कर लेते हैं तो बहुत चांसेस हैं, इसके साथ आपकी कोडिंग काफी इंप्रूव हो जाएगी, तो बहुत चांसेस हैं कि आप जो आजकल बोलते हैं ना फांग कंपनीज जो हमारी होती हैं, हम्म। उनमें आप प्लेसमेंट ले सकते हैं। ओके, तो ये दो बहुत शानदार टिप हैं कि अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग रेगुलरली कर रहे हैं, तो फिर हमारी
मैक्सिमम तैयारी तो हो चुकी है और हम कुछ राउंड्स तो क्लियर कर ही लेंगे। दूसरी चीज आपने बोला प्रोजेक्ट्स, जिससे आपका नॉलेज भी पता चलता है कि आपका इंक्लिनेशन किस साइड है, आपको किस तरह के फील्ड में काम करना पसंद है, आपका पैशन भी उसमें डिफाइन हो जाता है और आपके प्रोजेक्ट से ये भी पता चल जाता है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। तो ये बहुत आसान तरीका है उन लोगों के लिए भी कि वो आपको जज कर सके। एग्जैक्टली। तो ये तो हो गई 2 शानदार टिप। एक अब और चीज है, एक और यस चीज पे मैं बात करना यस चाहूंगी। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कई बार आपको जॉब या इंटर्नशिप दिलाने में भी हेल्प कर सकती है। ओके आजकल जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पे कंपनी डायरेक्ट हायरिंग कर रही है इंटर्नशिप्स के लिए और प्लेसमेंट्स के लिए। तो अगर आपकी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एक अच्छे लेवल पे आ जाती है तो बहुत चांसेस हैं, अगर आप उन एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आपका वहां से सिलेक्शन हो जाए। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप उसमें एवरेज भी जा रहे हैं ना तो भी आपको फायदा हो सकता है। तो ये भी एक बेनिफिट है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का। ओके तो मतलब हर स्टूडेंट को कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि इसमें उसे बेनिफिट तो मिलेगा ही। प्रोग्रामिंग तो इम्प्रूव हो रही है, पहला बेनिफिट सीधा सीधा दिख ही रहा है। दूसरा बेनिफिट उसकी जॉब भी इससे लग सकती है, ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। राइट। ओके तो अगर उसे ड्रीम कंपनी में जाना है तो उसको ये सब चीजें करनी ही पड़ेंगी, चाहे माइक्रोसॉफ्ट में जाना हो चाहे गूगल में जाना हो, ये सब चीजें तो उसे करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो अब हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की अगर बात करें तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि हम एक छोटा सा ही कोर्स बनाएं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के ऊपर। जो बिगनर्स हैं, जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अभी करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उसमें अभी मूव करना चाहते हैं, तो उन लोगों को एक गाइडेंस प्रोग्राम हो कि किस तरह के क्वेश्चन हमें उसमें उठाने हैं, किस तरीके से हमें उनको सॉल्व करना है, मतलब स्पेसिफिकली सॉल्व कैसे करना है, हमें क्वेश्चन को कैसे अंडरस्टैंड करना है, उसमें जो कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं उसको कैसे समझना है, हमें कैसे समझना है कि वो टाइमली मैनर पे हमारा चल जाए, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे हम उसकी। ये सारी चीजों पर बेस्ड एक कोर्स मैं चाहता हूं कि आप बनाएं, बिकॉज इसमें आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो एक कोर्स मैं चाहता हूं कि आप बनाएं हमारे माय सर जी के व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आई वुड बी लाइक हैप्पी टू हेल्प यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है क्या क्या इनिशियली प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे जनरली बच्चे मुझसे ये बोल रहे हैं कि वो डिप्रेस हो चुके हैं। कई बच्चों से बात की, वो बोल रहे हैं डिप्रेस हो चुके हैं क्योंकि उन्हें गलत क्वेश्चन उठाया, कोई टफ प्रॉब्लम उठाया, उनसे सॉल्व नहीं हुआ और वो काफी डिप्रेस हो गए कि अब तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं बननी। तो उस फेज से बाहर निकलने के लिए बहुत जरूरी है आप करेक्ट प्रॉब्लम्स चूज करें। एक जो हमने प्री रिक्विजिट की बात की, उसके लिए उसके साथ आप तैयार रहें। तो हाँ बिल्कुल, मैं एक कोर्स ऐसा डिजाइन करने की कोशिश करूंगी जिसमें ये सारे प्री रिक्विजिट्स कवर हो रहे हों। बिल्कुल, तो ये हम दर्शकों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि इस तरह का कोर्स बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है, जिसमें आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए जो, क्योंकि इस तरह का कोर्स मिसिंग है मार्केट में, ये कहीं पर भी इस तरह का कोई कोर्स अवेलेबल होता नहीं है। दूसरी चीज ये भी होती है कि जो कोडिंग की वेबसाइट्स हैं इस तरह की, जितनी भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की वेबसाइट है, वो एक लेवल के क्वेश्चन से ही स्टार्ट हो रही है। तो कई बार ये स्टूडेंट्स जब पहली बार ट्राई करते हैं तो उन्हें नहीं बनता है, तो नहीं बनता है तो उसके बाद वो गिव अप ही कर देते हैं, वो उस तरफ जाते ही नहीं। तो उनको एक भरोसा भी होना चाहिए कि ठीक है यार, शुरुआत की 10 प्रॉब्लम नहीं बनी लेकिन आगे चल के बनेगी। आपने जैसे शुरुआत में जब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में ट्राई किया तो क्या पहले दिन से आपको सवाल बनते थे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, और शायद किसी के साथ ऐसा नहीं होता होगा। मैं तो बेसिकली, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत फेमस है, लाइफ, यूनिवर्स एंड एवरीथिंग, इट्स अ वेरी फेमस क्वेश्चन। उसमें आपको 42 नंबर को प्रिंट कराना होता है। पर जब आप इस प्लेटफॉर्म पे सबमिट करते हो तो प्रिंट करने का तरीका अलग है, उसको स्कैन करने का तरीका अलग है, तो उसमें ही उलझ के रह गई। तो क्या मैं अगर उस दिन छोड़ देती तो आज जो लेवल है क्या वो हो पाता? नहीं। तो डिप्रेशन से कुछ नहीं होगा। और जैसे कि आपने बात की कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का कोर्स आएगा, हमने अभी से जो स्टार्टिंग किया है, हम लोगों ने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जो कोर्स डिजाइन किया है, ये भी बहुत जरूरी है। अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सीख पाएंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि किस कंस्ट्रेंट में, मतलब मुझे इसमें कैसी एल्गो लगानी है जिससे मुझे रिजल्ट टाइमली मिल जाए। अगर 1 सेकंड का कंस्ट्रेंट है तो इसमें सॉल्व हो जाए। तो ये कोर्स जो अभी हमने अवेलेबल करवाया है, ये भी बहुत यूजफुल है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ प्रोग्राम्स, कुछ एल्गोरिथम्स ऐसी हैं जो बड़ी फेमस हैं, फेमस प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, मतलब जो लोग डेटा स्ट्रक्चर का एक लेवल क्रॉस कर लेते हैं और जो ए ग्रेड की कंपनीज की तैयारी करते हैं, तो मैंने अक्सर देखा है कि वो उन प्रॉब्लम्स को जरूर जानते हैं।
अब एक सिंपल सी बात करें, 8 क्वीन प्रॉब्लम है या ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है या बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को अगर लिस्ट कर लिया जाए कि 40 50 60 ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनको अगर तैयार कर लिया जाए तो ये कितना हेल्प करती हैं ए ग्रेड की कंपनीज में इंटरव्यू क्रैक करने के लिए? क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि इनमें से ही आए, हम्म तो इससे आपका लॉजिक इंप्रूव हो रहा है, हम्म पर आप इनको पकड़ के नहीं बैठ सकते कि इनसे ही मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब यही पूछेंगे इसकी गारंटी नहीं है, और बिल्कुल पूछ भी नहीं, सकते हैं लेकिन। और पूछ भी सकते हैं, ओके। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो आप ये सोच के मत बैठिए कि इनमें से ही आएगा। भाई हम्म ए ग्रेड कंपनीज हैं तो वो आपसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट भी कर रही हैं, हम्म तो इनसे सिर्फ आप लॉजिक बिल्ड कर सकते हो। हम्म बहुत अच्छा है कि ये प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करो, इससे आपका एक, मैंने जैसे कहा कि एक डिमेंशन खुलता है आपके लिए, हम्म वो हो रहा है। पर उसके साथ और भी, जैसे आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करोगे ना, तो हम्म बेसिकली आप ये जो 50-60 फिक्स प्रॉब्लम है इनके एप्लीकेशंस भी देख लोगे, हम्म तो उससे जो आपका लेवल इंप्रूव होगा कि ये प्रॉब्लम को मैं कहीं और भी लगा सकती हूँ। हम्म। तो अभी क्या होता है ना कि जैसे जितनी भी ए ग्रेड कंपनीज हैं वो बहुत ड्रिलिंग कर रही हैं इंटरव्यू के दौरान, और स्टूडेंट का लेवल बहुत हाई, कैंडिडेट का बहुत अच्छे से ड्रिल कर लेते हैं। अब ऐसे में उसका सिलेक्शन होता है, क्या कंपनी में पहुंचने के बाद उसको ऐसा लगता है कि यार मेरी ड्रिलिंग जिस लेवल पे करी, काम का लेवल उतना नहीं है, मतलब उतना कभी अप्लाई हो नहीं रहा है, ऐसा होता है क्या? तो ऐसा है कि जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है। कई बार आपको बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम मिलता है जहां पे आप ये जितना भी पढ़ रहे हो ये सब अप्लाई भी हो जाता है, हम्म पर कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। कई बार आपको प्रोजेक्ट उतना अच्छा नहीं मिलता, पर आपको लाइफ में कभी ना कभी ये काम जरूर आने वाला है। हो सकता है हम्म किसी एक प्रोजेक्ट में नहीं आया, पर नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हो सकता है वो बहुत ज्यादा काम है। तो देखो, ये कभी भी वेस्ट तो नहीं जाने वाला, हम्म ये आपके लिए हमेशा फ्रूटफुल ही होगा। हम्म। तो इसलिए इन दोनों चीजों पे जो हमने बात करी, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और प्रोजेक्ट, ये दोनों बहुत जरूरी है। आई थिंक अब बल्कि मैं हमारे। कहूंगी, हाँ, अगर सिर्फ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो प्रोजेक्ट क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स को अगर जोड़ देते हैं तो वो एक बड़ा प्रोजेक्ट बन जाता है। हम्म अगर आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आती है तो आप वो छोटे बॉक्सेस तो बना पाओगे, पर आप उनको ज्वाइन करना नहीं सीख पाओगे। हम्म अगर आप प्रोजेक्ट करते हो तो आप इन सबको मिला के एक प्रोजेक्ट बनाना कैसे बनाते हैं वो सीख पाओगे। हम्म तो जब आप जॉब पे जाते हो तो प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है, हम्म। तो प्रोजेक्ट्स करना इसलिए बहुत जरूरी है। आज के डिस्कशन के बाद हमें ये बात समझ में आ रही है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या चेंजेस करने की जरूरत है। सीधे एग्जैक्टली। सीधे समझ में आ रहा है कि हम लोग एक साल का हम लोगों ने पूरा प्लान बनाया स्टूडेंट्स के लिए। अगर स्टूडेंट सुन रहे हैं और इस बात को समझ पा रहे हैं तो जिस भी ईयर में जब भी जागे हैं, एक साल के इस प्लान पे वर्कआउट कर लीजिए। सी लैंग्वेज करिए, 150-200 उसमें प्रॉब्लम्स करिए, बेसिक प्रॉब्लम्स करिए, पर उसके सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करिए। फिर सी प्लस प्लस करिए, फिर डेटा स्ट्रक्चर का बेसिक करिए, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दीजिए। वहां पे इजी क्वेश्चंस, इंटरमीडिएट क्वेश्चंस, और धीरे धीरे करके एडवांस क्वेश्चंस पर आइए, और फिर आप डेटा स्ट्रक्चर के एडवांस को भी करिए, और फिर आप प्रोजेक्ट वर्क भी करिए। ये सब कुछ अगर एक साल के स्पैन में आप कर लेते हैं तो जो आप 4 साल की इंजीनियरिंग कर रहे हैं या 3 साल का एमसीए कर रहे हैं या बीसीए कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। राइट ये जो राइट। पावरफुल पैकेज हम लोगों ने आप लोगों के लिए डिजाइन करा ना, ये अगर आप इस पे वर्कआउट कर लेते हो, मैं तो कहता हूँ कि जो कॉलेज वाले हैं, अगर ये यूनिवर्सिटी वाले ये लेवल ले आए, वो करिकुलम में ही इस चीज को ले आए, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा सुधर सकता है अगर इस तरीके से चले तो मुझे मुझे ऐसा पूरी। लगता है एजुकेशन सिस्टम तो ठीक है, बच्चे आजकल बहुत मेहनत कर रहे हैं। यस। जब मैं कई लोगों से वन टू वन इंटरेक्ट करती हूँ, मुझे लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट वर्क करने लगे हैं, कॉम्पिटिटिव हम्म प्रोग्रामिंग में भी उनकी दिलचस्पी है। कहीं ना कहीं एक गाइडेंस मिसिंग होता है, जो मुझे लगता है कि आपके प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छे से बच्चों को मिल रहा है, कि उन्हें पता है कि उनका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि बच्चों को इससे फायदा होगा, और आपने जो कोर्स बना दिया है एक, जो यूट्यूब पे हमारे आ रहा है, टाइम राइट। कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस एंड बिग ओ नोटेशन के ऊपर, वो बहुत अच्छे तरीके से वो लोग देख रहे होंगे। और साथ में एक अपकमिंग जो कोर्स है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए, वो भी सब लोग काफी इंजॉय करेंगे, और उससे उनको करियर बनाने में काफी हेल्प मिलेगी। तो आपने समय निकाला अपने जॉब के दौरान, अपने फैमिली में और भी सब टाइम जहां आप देते हैं उसके अलावा टाइम निकाला है, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और माय इसी तरीके प्लेजर। से हम आगे फिर से कनेक्ट होंगे, और जो भी गाइडेंस हम प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर करेंगे। श्योर। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू।
तो दोस्तों ये है माय सरजी वेबकास्ट सीजन 2 और सीजन 1 को आपने काफी पसंद किया था और उसमें था एक लर्न एंड अर्न का कॉन्टेस्ट जिसमें हर बार हर वेबकास्ट में किसी एक व्यक्ति को माय सरजी की तरफ से मिलता था गिफ्ट। दोस्तों इस सीजन में भी आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग हम लेकर आए हैं, इसको हम बोल रहे हैं वेबकास्ट क्विज। ये क्या है कॉन्टेस्ट, आइए मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। इस कॉन्टेस्ट में बेसिकली होना यह है कि आपको मिलने वाला है premium.mysearchi.com पे अवेलेबल माय सरजी के प्रीमियम कोर्सेज पर हैवी डिस्काउंट। इनफैक्ट कुछ लोगों को हो सकता है 100% डिस्काउंट भी मिले। अगर 100% नहीं मिला तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको 50% या 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो पूरी प्रक्रिया क्या है आइए मैं समझा देता हूं। आपको मेरी वेबसाइट पे जाना है premium.myserji.com और अगर अभी तक आपने वहां पर अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो आपको साइन अप करना है। ये साइन अप एब्सोल्युटली फ्री है। साइन अप जब आप करते हैं तो आप अपना ईमेल आईडी लिखते हैं, वो ईमेल आईडी जो वैलिड है। इस ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते हुए आपने ये अकाउंट बनाया, जो भी पासवर्ड आप सेट करना चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं। आपको एक मेल हमारी तरफ से पहुंचेगा जिसमें होगा वेरिफिकेशन लिंक, जिससे आपका ईमेल अकाउंट वेरीफाई होगा। आपने जैसे उसको क्लिक करा आपका डेटा हमारे पास है। क्या डेटा है हमारे पास? आपका ईमेल आईडी और आपका फोन नंबर। बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं, आपको कमेंट सेक्शन में, इस वेबकास्ट के कमेंट सेक्शन में जो भी कमेंट करना हो आप करिए। वेबकास्ट के बारे में अच्छा बोलना है, बुरा बोलना है, कुछ भी जो भी आपको फील होता है वो आप लिख सकते हैं। साथ में आप जरूर लिखें अपना ईमेल आईडी। यदि आप ईमेल आईडी शेयर करते हैं कमेंट सेक्शन पे हमसे, तो मैं क्या करने वाला हूं, आप में से रैंडमली एक से ज्यादा कुछ लोगों को मैं कॉल करूंगा। रैंडमली जिन लोगों ने ईमेल आईडी मेंशन करा होगा उनको मैं कॉल करूंगा। कॉल कैसे करूंगा? तो ईमेल आईडी आपने अगर मुझे दिया, आपको फोन नंबर यहां कमेंट सेक्शन पे शेयर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने क्योंकि ईमेल आईडी दिया होगा और मेरे पास आपका डेटा होगा क्योंकि आपने प्रीमियम साइट पे रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, तो वहां से मुझे आपका फोन नंबर मिल जाएगा। उससे मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। यस, मैं खुद आपको कॉल करूंगा और मैं आपको 3 सवाल पूछूंगा आज ही की वेबकास्ट से रिलेटेड। ये 3 सवाल या तो वेबकास्ट से रिलेटेड होंगे या ओवरऑल माय सरजी से रिलेटेड होंगे। तो जब आप इन 3 सिंपल, बहुत सिंपल सवाल होंगे, इनके जवाब देते हैं तो आपको मिलेगा डिस्काउंट ऑफर। अब प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि मैं फोन पे आपसे 3 सवाल पूछूंगा। वो 3 सवाल अगर तीनों के जवाब आपने सही दिया तो आपको मिलेगा 100% डिस्काउंट ऑन एनी वन कोर्स ऑफ premium.mysearchi.com। तो ये एक बहुत सुनहरा अवसर है। लेकिन अगर आप 3 सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं सही, केवल 2 के सही जवाब देते हैं, तो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा 50% का। और अगर एक ही सवाल का सही जवाब मिला तो 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा। लेकिन एक भी सवाल का जवाब सही नहीं रहा तो कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये हर वेबकास्ट में होने वाला है। तो फिर दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से प्रीमियम साइट पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और उसके बाद फिर यहां पर कमेंट करिए, साथ में अपना ईमेल आईडी मेंशन कर दीजिए। और हो सकता है कि मैं आपको आज ही कॉल कर लूं या कल कॉल कर लूं, और जब मैं कॉल करूंगा तो मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा और उसके बाद आपने सही जवाब दिए तो आपको मिल सकता है 100% डिस्काउंट में कोई भी एक कोर्स प्रीमियम साइट पे। सो बेस्ट ऑफ लक।